तो कैसे हो गाइस। मैं विमलप्रीत लेके आ गया हूँ आपके लिए नया वीडियो में क्या समझेंगे, मैक्सिमम कोवेलेंसी कैसे निकलती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी होती क्या है और निकलती कैसे है। एग्जाम्पल से समझेंगे, सब समझेंगे, इसका डेफिनेशन से लेके एंड तक। तो लिखते हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट इसमें ये रहेगी कि अवेलेबिलिटी जो है ऑफ वेकेंट लो लाइंग ऑर्बिटल्स। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये भी समझते हैं। ये देखिए, ये कहना क्या चाहता है यहाँ पे कि जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 1s 2s 2p और 3s 3p 3d, ये जो है इसकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ऑप्शन में लिया अमोनिया। अब अमोनिया को एक बार समझते हैं। अमोनिया में क्या है, 1s2 2s2, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2s2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और ये 7th पे आ रहा है। तो यानी 1s2 2s2 2p3 होना चाहिए, इसका 2p3 होना चाहिए। तो ये देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। ये देखिए 2p3 में गया है। ये 1s की ये रही, 2s की ये रही और 2p की ये रही। ये देखिए 1s2 2s2 2p3। ओके, समझ पा रहे हैं आप? तो ये देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए लो लाइंग। अब यहाँ से अब दूसरा वेकेंट, जो आगे वाला वेकेंट है, वो तो भाई 3 वाली शेल चालू हो जाती, 3rd ऑर्बिटल चालू हो जाता है। तो इसमें तो भाई काफ़ी अंतर होगा। अंतर देखिए क्या होगा इसमें, ये देखिए अंतर, देखिए अंतर। मैं इसे अच्छे से समझाऊँ अगर एनर्जी के बिहाफ पे, तो ये देखिए अगर 2s कहीं यहाँ लाई कर रहा है और 2p कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो 3s या 3p 3d जो आगे वाले ऑर्बिटल्स हैं वो लाई कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। और 3d को मान के चलूँगा क्योंकि 3d एक्सेप्ट अच्छे से करता है। ये देखिए ये जो गैप है ये वाला, क्योंकि ये गैप ही लेंगे। ये तो देखिए ये तो सिंगल बॉन्डेड ही है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसमें, और यही एक्साइड करके जाएगा ना इसमें 3rd ऑर्बिटल में, 3d शेल में, 3d ऑर्बिटल में। तो ये देखिए यही जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, ये एक्साइट होके जाएगा। तो ये एक्साइट होके जाएगा जब, तो उसके लिए वेकेंट ऑर्बिटल्स कौन सा होना चाहिए, लो एनर्जी का होना चाहिए। तो ये तो एनर्जी काफ़ी डिफरेंस है। और यहीं अगर ये यहाँ पे होती तो ये अपने मान सकते थे कि ये जंप कर सकता है। ये पहली रिक्वायरमेंट थी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट समझते हैं। ये यहाँ पे तो जंप नहीं कर पाएगा, है ना, यानी NH3 जो है वो NH5 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, d ऑर्बिटल्स जो हैं वो वेकेंट नहीं पड़े हैं। d ऑर्बिटल्स वेकेंट ही नहीं है भाई इसके पास, तो नहीं पड़े भाई, तो नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? देख लेते हैं आगे। तो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में अब सब समझ में आ जाएगा आपको बात किस चीज़ की चल रही है। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में सब समझ में आ जाएगा आपको बात किस चीज़ की हो रही है। चलिए समझते हैं। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है इसकी, सेकेंडरी लिख रहा हूँ मैं,
तो इसकी रिक्वायरमेंट है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, अरे भाई ये किस बला का नाम है भाई। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं पहले। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज़ है? अगर अपने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका अगर साइज़ देखें, न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वैलेंस शेल से, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, और जो इसका न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगाएगा फोर्स, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा था, तो ये डिक्रीज़ होगा साइज़। यहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ हुआ तो ये कहलाता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर देखिए नॉर्मली, ये देखिए 2s और 2p में ये कुछ होना चाहिए, 2s 2p में, और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मान लीजिए इसको मैंने डेल E ले लिया, और यही अगर कॉन्ट्रैक्शन के बाद कुछ ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और ये कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, देख पा रहे हैं 2s 2p। अब ये जो 2s है ना, ये मान के चलिए ज़्यादा शिफ्ट होगा, क्योंकि ये बहुत पास में है किसके? न्यूक्लियाई के। ये न्यूक्लियाई के बहुत पास में है, इसलिए शिफ्ट ज़्यादा होगा, और ये न्यूक्लियाई से दूर पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू 2s, दूर पड़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस आई है अब ये कुछ ज़्यादा हो जाएगी, तो डेल ई डैश जो है वो यहाँ पे ई से ग्रेटर हो जाएगा। ये एनर्जी जो है, एनर्जी गैप, ये ग्रेटर हो जाएगा, और जो कारण बनेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट नहीं हो रही, एक्साइट नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। और अब अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आपने समझ लिया, और अब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की बारी आ गई है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज़ है ये भी समझते हैं। अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो उसमें क्या बताया होगा कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन जो है वो, मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है, अगर सेंट्रल एटम है कोई भी, मान लीजिए ए है, ये ए है और ये बी के साथ जुड़ा हुआ है, ये बी, ये ए बी और ए बी, मान लीजिए ए बी 4 में स्ट्रक्चर ले रहा हूँ अगर, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। और इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ना, मान लीजिए इसके पास कोई भी ऑर्बिटल है, पी है, एस है, ये कुछ तो होगा ना, रहा होगा इसके पास, तो ये कोई भी ऑर्बिटल्स रहा होगा इसमें, तो ये क्या कहना चाहता है कि ये जो बी है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा होगी तो ये जो डिफ्यूज्ड जो आउटर शेल्स, मान लीजिए अगर ये डी भी रहा होगा, इसके पास डी ऑर्बिटल भी रहा होगा, पी ऑर्बिटल भी रहा होगा, कोई भी ऑर्बिटल रहा होगा, तो उसकी जो शेप है ना वो अच्छी हो जाएगी, बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल हो जाएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो आउटर जो साइड एटम है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसको? सेंट्रल एटम को, जिसकी वजह से उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप जो है वो डिफिनाइट हो रहा है। डिफिनाइट का मतलब कुछ शेप जो है उसकी, मतलब मान लीजिए पहले डिफ्यूज़, मान लीजिए डी का वो डिफ्यूज़ होते हैं ना, तो डी मान लीजिए डिफ्यूज़ है, पी देखिए ये पी है, ये एस है। अब ये देखिए ऐसे जो ऑर्बिटल है उसमें जो है अपने चार्ज जो है आराम से ढूंढ सकते हैं, पी में उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और डी में डिफ्यूज़ होने की वजह से अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए वो चार्ज जो है न्यूक्लियस का वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, किसको?
इलेक्ट्रॉन को जो डी में पड़ा हुआ है। तो यहीं पे काम आएगा अपना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, एटम जो है वो साइड में जो लगा है, वो क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद होगा क्या कि ये जो इसका जो अपने डी मान रहे थे कि ये डिफ्यूज़ था, ये लेस डिफ्यूज़ हो जाएगा, लेस डिफ्यूज़ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब यही जो कारण है लेस डिफ्यूज़ का, वो क्या कर पा रहा है, वो एनर्जी गैप डिक्रीज़ कर पा रहा है, एनर्जी गैप डिक्रीज़ कर पा रहा है। समझते हैं भाई इसमें भी। अब देखिए नॉर्मल का जब हमने लिया था तो ये कुछ ये था कि 2s जो है और 2p जो है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में तो ये 2s जो है यहाँ पे रहा था और ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो 2p जो है ये गैप बढ़ गया था। ये डेल ई डैश और ये डेल ई डैश यहाँ पे ग्रेटर था, तो ये एक्साइटेशन नहीं हो पा रही थी 2s और 2p में, यानी जो s वाला इलेक्ट्रॉन थे दो, वो 2p में नहीं जा पा रहे थे एक्साइट होके, या फर्दर जो है वेकेंट पे नहीं जा पा रहे थे। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये आया 2s 2p और यहाँ पे 3d भी मान के चल रहा हूँ, अब ये तो एक्साइटेशन वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये तो 3d है, कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो साइड एटम है, वो मोर होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसको पास में ले आएगा। और ये जब पास में आई होगी, ये भी पास में आ जाएगी और ये भी पास में आ जाएगी, तो इनकी जो एनर्जी गैप है, वो डिफरेंस जो है वो इतना नहीं रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके 3D में ना जा पाए। समझ पा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन 3D में अब चला जाएगा एक्साइट होके। तो यही कारण रहा कि जो NH3 था वो NH5 में तो वेकेंट के कारण नहीं जा पाया, ये तो इसके लिए नहीं जा पाया कोवैलेंसी मैक्सिमम करने के लिए। लेकिन जब PCl3 आया और PCl5 आया, ये अब हो जाएंगे। तो ये PCl3 और PCl5 एग्जिस्ट करते हैं, आपने देखा होगा। तो इसके एग्जाम्पल अब हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पूरा समझते हैं भी, ये कौन सा एग्जिस्ट करता है और कौन सा नहीं करता। देखिए मैं लिखता हूँ पहले, साथ साथ में आप भी लिखिए नोट करके। NH3 NH5 PH3 PH5 ओके PCl3 PCl5 ओके। अब मैं लिख रहा हूँ PF3 PF5 और अब लिखते हैं इसके आगे अब PH3 PH5 भी हो गया, तो SF3 SH3 SH SH6 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 ClH3 ClH5 ClF3 Cl। अब देखिए NH3 NH5 PCl3 PCl5 PH3 PH5 SF6 SF3 SH3 SH6 और ClH3 ClH7 ClF6 F5 ClF3 और ClF6
7। ओके, ये देखिए एग्जांपल मैक्सिमम कोवेलेंसी की। तो NH3 तो एग्जिस्ट करेगा, इसमें तो एक्साइटेशन का कोई रोल ही नहीं है, नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। NH5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए इसके पास वेकेंट ही नहीं है भाई, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हुई, तो ये तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा भाई। तो ये PCl3 करेगा, वेकेंट भी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है साइड एटम, तो ये करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा। ये pH3 अगर बोल रहा है तो करेगा, और अगर pH5 बोल रहा है तो नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट जो है, ये देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये कुछ ऐसा ऑर्डर था इसका, ये ग्रुप जो है इसी का था, फैमिली का। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शो करेंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करेंगे, है ना। तो ये देखिए P और H जो है, pH3 अगर एग्जिस्ट कर रहा था, NH3 एग्जिस्ट कर रहा था, तो pH3 भी करेगा, लेकिन pH5 नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास साइड एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अब SF5 करेगा, SF3 करेगा, लेकिन SH3 में इसको क्या बीमारी होगी? वही साइड एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बजाय वेकेंट भी हो, लेकिन फिर भी साइड एटम का होना ज़रूरी है। ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, लेकिन ये भी नहीं करेगा भाई। ये क्या हो रहा है? तो लेकिन ClF5 जो है वो कर जाएगा, F3 भी कर जाएगा, F7 भी कर जाएगा। रीज़न क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल पहली रिक्वायरमेंट, और सेकंड रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना ज़रूरी है सेंट्रल एटम से। ओके, तो सेंट्रल एटम से होना ज़रूरी है। तो ये देखिए एग्जिस्टेंस पे बता दिया अब कि एग्जिस्ट जो है वो करेगी या नहीं करेगी। देख पा रहे हैं आप, एग्जिस्ट जो है करेगा, कौन सा नहीं करेगा और कौन सा करेगा, आपने समझ लिया मैक्सिमम कोवेलेंसी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, ठोक के कमेंट भी कर दीजिए दबा के, और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक्स दोस्तों।